अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती है। हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल 1 की। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लिया था और बड़े सारे लेक्चर आ गए थे, वो 4 लेक्चर आ गए थे इकोनॉमिक्स के। 5वां लेक्चर है, एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने कवर कर लिया था पूरा 4 लेक्चर, ये 5वां लेक्चर है इकोनॉमिक्स पे। तो पहली न्यूज़ है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF यूनियन बजट 2021 टू 2022 फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट कमेटी जो कि एलिजिबल रहेगी कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब AIF जो उसका एब्रिविएशन है, इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। AIF एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। प्रोवाइड करती है मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंस फैसिलिटी, किसके थ्रू? इंटरेस्ट सब्वेंशन और क्रेडिट गारंटी के थ्रू। जो बेनिफिशरीज है फार्मर्स के, वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है, FPO है, एग्री एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप है, सेंटर या स्टेट एजेंसी है, लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, APMCs है। यहाँ पे सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ एलिजिबल प्रोजेक्ट जो होंगे वो इंक्लूड करेंगे। पहला है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें सप्लाई चेन सर्विसेज आएंगी, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आएंगे। सेकंड है बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, जैसे ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रिसाइज एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा AIF की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ होगा जो प्रोवाइड करेगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो जैसे होते हैं लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जैसे NABARD हो गया वगैरह वगैरह, वो लोन्स प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का होगा पर एनम, और लोन्स अप टू 2 करोड़ तक अवेलेबल रहेगा। ये सबवेंशन अवेलेबल रहेगा मैक्सिमम 7 ईयर्स तक के लिए। फर्दर क्रेडिट गारंटी कवरेज जो होगा अवेलेबल होगा जितने भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं फाइनेंसिंग फैसिलिटी के, वो आएंगे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME ये होगा CGTMSE स्कीम के लिए, जो कि लोन देंगी, प्रोवाइड करेंगी अप टू 2 करोड़ तक की। जो फ़ी है इस कवरेज के लिए वो गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा जो स्कीम है ये ऑपरेशन होगी फ्रॉम 2020 से लेकर 2021, फिर 2029 से लेकर 2030 तक। इसके अलावा जो डिसबर्समेंट है 4 साल का होगा, स्टार्टिंग विद द सेंक्शन 10,000 करोड़ तक का जो फर्स्ट ईयर में होगा, और 30,000 करोड़ का जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक होगा। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला है इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे सीड आ गया, फार्म इक्विपमेंट आ गया। सेकेंड है रिसोर्स बेस्ड, आगे से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर इरिगेशन हो गया। थर्ड है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है स्टोरेज प्रोसेसिंग। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन पे होता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है मॉरिटोरियम, जो कि रीपेमेंट वैरी कर सकता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम मिनिमम 6 पीरियड हो सकता है या मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का हो सकता है। इसके अलावा AIF जो मैनेज होगा मॉनिटर करेगा, पे ये चीज़ जो मॉनिटर होगी AIF वो मैनेज और मॉनिटर होगी ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो रियल टाइम मॉनिटरिंग फीडबैक देगी इसका। इसके अलावा यहाँ पे जो अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट है वो है फर्टिलाइज़र यूसेज। अगर डेटा की बात करें यूज़ ऑफ केमिकल्स जो है फर्टिलाइज़र के कंट्री में 2019 से 20 तक होंगे, जो कि ज़्यादा होगा 2018-2019 तक। फर्टिलाइज़र यूज जो होगा वो मोस्टली नाइट्रोजन होगा, उसके बाद फॉस्फोरस आएगा, फिर पोटाशियम आएगा। पुडुचेरी, तेलंगाना, पंजाब जो है टॉप 3 स्टेट्स होंगे कंजम्पशन ऑफ मेजर फर्टिलाइज़र। करंट कंजम्पशन जो है NPK रेशियो का वो 6:7 होगा, 2:4:1, जो कि आइडली स्कोर है टुवर्ड्स
नाइट्रोजन, और ये अगेंस्ट रहेगा जो आइडल रेशियो है 4:2:1। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आपका ई संता। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MOCI ने वर्चुअली इनॉग्रेट करा है ई संता, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर आर्गुमेंटिंग NACA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो ई संता एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म ताकि वो कनेक्ट करे एक्वा फार्मर्स को और एक्सपोर्टर्स को। ये रेस करेगा इनकम और लाइफस्टाइल, और रिलायंस बनाएगा, सेल्फ रिलायंट बनाएगा उनको, क्वालिटी देगा और ट्रेसेबिलिटी होगी एक्वाकल्चर फार्मर्स की। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है NACSA एक्सटेंशन नाम है मरीन प्रोडक्ट्स का, और मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। इसके अलावा मधु क्रांति एंड हनी कॉर्नर्स ये जान लेते हैं। मधु क्रांति का इनिशिएटिव है NBB का, विच इज़ नेशनल बी बोर्ड। ये आता है नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन NBHM। ये पोर्टल है, डेवलप हुआ था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ताकि वो अचीव करे ट्रेसेबिलिटी सोर्स ऑफ हनी। अदर बी हाइव प्रोडक्ट जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ पे चेक करा जाएगा अडल्ट्रेशन और कितना कंटामिनेशन है हनी के साथ विद एंड टू एंड रिकॉर्ड, ताकि वो ट्रेस करे सोर्सेज ऑफ हनी। हनी कॉर्नर्स का मतलब है कि एक सेल ऑफ हनी फ्रॉम डेडिकेटेड सेल स्पेस जैसे NAFED स्टोर्स, ताकि वो प्रमोट करे मार्केटिंग हनी की और बीहाई प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है MPEDA ये सर्टिफाई करेगा श्रिम्प फार्म्स को। यहाँ पे समझ लेते हैं MPEDA ने क्या लॉन्च करा है। एक एंटीबायोटिक फ्री सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसे बोलते हैं सब हरी, जो सर्टिफाई करेगा हैचर्स को, और यहाँ पे जो फार्मर्स है अडॉप्ट करेंगे एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। शपहरी संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्ट्स, जो कि सूटेबल होंगे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इसके अलावा शपहरी एक UN फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल गाइडेंस को भी फॉलो कर रहा है और उसकी सर्टिफिकेशन मिलेगी। और यहाँ पे ये दो कंपोनेंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है। एक तो है सर्टिफाइड हैचरीज जो कि होता है क्वालिटी ऑफ सीड्स के लिए, और दूसरा है अप्रूविंग श्रिम्प फार्म्स जो कि अडॉप्ट करते हैं गुड प्रैक्टिसेस। एंटायर सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन होगा और यहाँ पे ह्यूमन एरर का चांस नहीं होगा, मतलब होगा तो बहुत कम होगा। इंश्योर करता है हाई क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। MPEDA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आई थी एस्टैब्लिश हुई थी 1972 में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी उसी टाइम पे आया था, उससे आप मतलब रिलेट कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ ऑल दो रिलेटेड नहीं है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, बट डेट से आप याद कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री प्रमोट करता है एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 3.7 की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री एंड एसोसिएट इश्यूज़। तो यहाँ पे हमने जो एक गवर्नमेंट स्कीम हम कवर कर रहे हैं उसमें भी टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें थोड़ा और डिटेल में बता रखा है, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में है, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। गवर्नमेंट PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से है। तो ये रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो टेलीकॉम फार्मास्यूटिकल्स की है, IT हार्डवेयर की और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है। यहाँ पे कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं, डिटेल्स क्या है PLI स्कीम्स का सेक्टर्स के लिए। तो PLI स्कीम जो टेलीकॉम की है, फार्मास्यूटिकल्स की है, हार्डवेयर की है, और FPI की है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। उसका ड्यूरेशन समझ लेते हैं। तो PLI टेलीकॉम का कितना है, आउटले होना चाहिए 12,195 करोड़, और ये 5 साल तक का होगा। फार्मास्यूटिकल की बात करो तो 15,000 करोड़ का होगा, जो 2021 से लेके 2029 तक होगा, मतलब 8 साल तक। हार्डवेयर की बात करो तो 7,350 करोड़ होगा ओवर 4 ईयर्स। और लास्ट जो है वो है अपना फूड प्रोसेसिंग की, वो होगा 10,900 करोड़ होगा 2021 से लेके 2022 तक, फिर 2026 से लेके 2027 तक, मतलब 1 साल का आएगा। रोल आउट बेसिस पे होगा ये। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मा के पास है जो ड्यूरेशन और आउटले है, आप सबको ये पता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीकॉम का। ये इंडिया को ग्लोबल हब मैन्युफैक्चरर बनाएगा अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्रिएट करेगा जॉब्स और रिड्यूस करेगा इंपोर्ट्स, स्पेसिफिकली जो चाइना पे है हम डिपेंडेंट, उसको कम करेगा, आत्मनिर्भर को सपोर्ट करेगा। ये प्रमोट करता है लोकल मैन्युफैक्चरिंग MSME सेक्टर का।
इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की बात करें तो ये इन्हांस करता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, कैसे इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा, और यहाँ पे हाई वैल्यू गुड्स भी क्रिएट करे जाएंगे जो ग्लोबल चैंपियंस आएगा इंडिया से। हार्डवेयर की बात करो तो ये डोमेस्टिक और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, जिससे ग्लोबल वैल्यू चेन बढ़ेगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करो, सपोर्ट करता है फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ जो एक्सपेंशन, प्रोसेसिंग कैपेसिटी और ब्रांडिंग अब्रॉड होती है, इंसेंटिव देते हैं जो इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स है। सेकंड पॉइंट है कि वो सपोर्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस को सपोर्ट करता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। फोर्थ है रेम्यूनरेशन देगा प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स को। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इवेंचुअली फार्मर्स को जॉब भी मिलेगी, ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा मतलब। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैटेगरीज कवर्ड एंड इंसेंटिव। ठीक है, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले टेलीकॉम की बात कर रहे हैं और क्या कैटेगरीज और इंसेंटिव है। सर्विस इंक्लूड करते हैं कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, 4G 5G नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ होंगी, जैसे इंटरनेट होगा, वायरलेस इक्विपमेंट होंगे और आउटर्स होंगे, स्विचेस होंगे। इंसेंटिव के नाम पे क्या है, इंसेंटिव जो उनको मिलेगा वो 20 टाइम्स होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड का, जो उनको यूटिलाइज करेगा जब वो अनयूज्ड कैपेसिटी हो गए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगी थ्रेशोल्ड होगी MSME के लिए, और वो 10 करोड़ तक की होगी, और अदर्स के लिए 100 करोड़ है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये रेंज करेगा 4% से लेकर 7% डिफरेंट कैटेगरीज के लिए और डिफरेंट ईयर्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका फार्मास्यूटिकल की बात करें तो स्कीम एक्सटेंड होंगी इंसेंटिव बेस पे, नेट इंक्रीमेंटल सेल्स पे होगी। कैटेगरी 1 में आएंगे बायो फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनरिक ड्रग्स। सेकेंड है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। थर्ड है रीपर्पस्ड ड्रग्स और ऑटो इम्यून ड्रग्स। इंसेंटिव क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी मतलब जो आपका फार्मास्यूटिकल्स जो है, बायो फार्मास्यूटिकल्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो है, उसमें 10% इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू देगी फर्स्ट 4 ईयर्स में, फॉलोड बाय 8% होगा 5th ईयर पे, और 6th ईयर पे आपका 6% होगा स्कीम के अंडर। थर्ड कैटेगरी का 5% होगा इंक्रीमेंटल सेल्स वैल्यू फर्स्ट 4 ईयर्स में, 4% होगा 5th ईयर में, और 6th ईयर में 3% होगा। इसके अलावा यहाँ पे हार्डवेयर की बात करें तो स्कीम एक्सटेंड करती है इंसेंटिव बेस्ड इंक्रीमेंटल सेल्स सेम ही है, बट यहाँ पे बस एक्सेसरीज अलग हो जाती हैं और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। जैसे लैपटॉप हो गया, हार्डवेयर का जो है कंप्यूटर सर्विसेज, ये सब। इंसेंटिव क्या है, स्कीम ऑफर करेगी 1 से लेके 4% का कैश इंसेंटिव जो कि नेट इंक्रीमेंटल सेल पे रहेगी, और उसका बेस जो होगा 2019 का 2020 का रहेगा। IT प्रोडक्ट्स का होगा जो मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट है वो है आपका फूड प्रोसेसिंग की। राइट टू कुक, राइट टू ईट RTC जो है प्रोसेस फूड, वेजिटेबल, मरीन प्रोडक्ट्स पे होगा, मोज़रेला चीज़ पे होगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे SME है जो रॉ एग हो गया या मीट हो गया, इस सब पे होगा। कवरेज की बात करूँ तो PLI स्कीम अफेक्ट नहीं करेगा, एलिजिबल अंडर अदर स्कीम जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कैबिनेट अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है वो सोलर PV मॉड्यूल्स है और वाइट गुड्स है। स्कीम के अंडर पहला है PLI स्कीम जो नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पे है, और ये जो दूसरा है आपका वाइट गुड्स पे, जैसे इसमें एयर कंडीशन और LED लाइट्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपका PV पे है फोटोवोल्टिक पे अचीव करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे गीगावाट स्केल पे जो हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स पे होंगे। और वाइट गुड्स की बात करूँ तो ये कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में तैयार करते हैं, इंडिया को एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन का। थर्ड पॉइंट है आउटले है 4500 करोड़ का, यहाँ पे 6238 करोड़ का होगा। इंसेंटिव जो होगा यहाँ पे अगर बात करूँ PLI जो डिसबर्स होगा 5 ईयर पोस्ट के होगा, और कमीशनिंग होगा सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का जो कि सेल्स बढ़ाएंगे, हाई एफिशिएंसी बढ़ाएंगे सोलर PV मॉडल्स का। अगर बात करें वाइट गुड्स की तो यहाँ पे इंसेंटिव 4 to 6% का होगा इंक्रीमेंटल सेल्स पे,
जो मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। नीड की बात करूँ तो सोलर कैपेसिटी एडिशन प्रेजेंटली डिपेंड करता है इंपोर्टेड सोलर पीवी सेल्स पे और मॉड्यूल्स पे, जो लिमिटेड है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे। अगर वाइट गुड्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होंगी इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिव। कैसे रिमूव करेंगे सेक्टोरल डिसेबिलिटी और इकोनॉमिक ऑफ स्केल को क्रिएट करेंगे और इंश्योर करेंगे एफिशिएंसी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की तरफ से ही अनाउंस करा है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। पहला कुछ प्रपोजल समझ लेते हैं। डी रजिस्ट्रेशन होती है व्हीकल्स की। कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो डी रजिस्टर्ड होंगे आफ्टर 15 ईयर्स। अगर कुछ फेलियर होता है तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट को उनका फिटनेस सर्टिफिकेट में फेलियर हो। सेकेंड है प्राइवेट व्हीकल जो डी रजिस्टर्ड होंगे वो 20 ईयर्स के बाद होंगे। अगर वो फाउंड होता है कि अनफिट है और या उनके पास एक सर्टिफिकेट है कि रीन्यू होना चाहिए उनका रीजनरेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन केस अगर उनका कुछ फेलियर आ रहा है रिन्यू करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। थर्ड पॉइंट है ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स जो है मे बी डी रजिस्टर्ड और स्क्रैप हो सकते हैं आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंसेंटिव क्या मिलेगा? इंसेंटिव टू स्क्रैप ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स वो मिलेगा थ्रू रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से, RSC से। स्टेट ऑफर करेगी रोड टैक्स रिबेट जो कि होगा 25% पर्सनल व्हीकल्स के लिए और 15% मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कमर्शियल व्हीकल के लिए। सेकेंड पॉइंट है मैन्युफैक्चरर को 5% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन न्यू व्हीकल्स जो उनको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिल रहा है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो वेव करी जाएगी ताकि परचेज करें न्यू व्हीकल्स अगेंस्ट द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा सेटिंग अप करेंगे हाईली स्पेशलाइज्ड रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ जो इंडिया इंकरेज करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है हाईवे अनाउंस कर रहा है कि कुछ ड्राफ्ट करेंगे रूल्स जो प्रमोट करेंगे रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिसी का। पहला है कि रिड्यूस करे पॉपुलेशन ओल्ड और डिफेक्टिव व्हीकल्स की। सेकंड है अचीव करे रिडक्शन पॉल्यूशन से। थर्ड है रोड सेफ्टी को बढ़ाए। फोर्थ है फ्यूल अच्छा मिले। और फिफ्थ है फॉर्मलाइज करे करंटली इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इनफॉर्मल है फॉर्मल है। बूस्ट लास्ट है बूस्ट करे लो कॉस्ट रॉ मटेरियल जो ऑटोमोटिव स्टील और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का हो। न्यूज़ में क्या है रिलेटेड में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने अप्रूव करा है कि वो लेवे करे ग्रीन टैक्स ओल्ड व्हीकल्स पे जो पल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। इसके अलावा मेन प्रिंसिपल क्या है लीवे जो करता है ग्रीन टैक्स। पहला है ट्रांसपोर्ट जो 8 साल से ज़्यादा हो पुराने वो चार्ज होंगे ग्रीन टैक्स के अंडर और रिन्यू होंगे फिटनेस सर्टिफिकेट के थ्रू। और यहाँ पे रेट जो होगा 10 to 25% होगा रोड टैक्स। हायर ग्रीन टैक्स क्या है 50% जो होगा रोड टैक्स होगा व्हीकल्स के लिए जो रजिस्टर्ड होंगे हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ में जैसे दिल्ली हो गया। थर्ड पॉइंट है डिफरेंशियल टैक्स जो है डिपेंड करेगा फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल पे और किसी भी टाइप ऑफ व्हीकल पे। लास्ट जो पॉइंट है वो है रेवेन्यू कलेक्ट होगा ग्रीन टैक्स से जो यूज़ होगा टैकलिंग पोल्यूशन। इसके अलावा हम समझ लेते हैं और क्या है। व्हीकल स्क्रैपिंग का मतलब क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे व्हीकल की लाइफ को एंड कराया जाता है, उनको डिस्पोज करते हैं और यूजली श्रेडर्स जो होते हैं वो टीयर डाउन करते हैं इसको और उसको मेटल की फॉर्म में कर देते हैं। बहुत छोटे छोटे पीसेस जो आपने GTA वाला गेम में देखा होगा या कभी देखा होगा वीडियोस में, और रिसाइकिल करते हैं उनको। और ये कवर करते हैं बड़ी सारी एक्टिविटी, डिपोल्यूशन, डिसमेंटलिंग, segregation of material, safe disposal of non reusable parts। 1990s बेस ईयर लिया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख कमर्शियल व्हीकल और 52 लाख पर्सनल व्हीकल्स एलिजिबल है वॉलंटरी स्क्रैपिंग का। ELV जो है वो बेसिकली सारे व्हीकल्स के लिए और इसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे नो लॉन्गर वैलिडिटली रजिस्टर्ड। सेकेंड है यहाँ पे कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का जो होगा वो मोटर्स एक्ट के अंडर होगा, मोटर एक्ट 1988 और या एक कोर्ट का ऑर्डर। थर्ड है सेल्फ डिक्लेयर्ड जो ओनर्स के
होते हैं। पर्टिकुलर ओनर्स जो हैं इसको एज अ वेस्ट व्हीकल बोल सकते हैं ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, जैसे आग लग गई या कुछ भी डिजास्टर की वजह से। अपडेट की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल किसी भी एज का स्क्रैप हो सकता है अगर वो फेल करता है फिटनेस टेस्ट को ट्वाइस। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इशू कराया ड्राफ्ट रूल्स जो किसी भी कमर्शियल व्हीकल जो बहुत पुराना हो, कितने भी पुराना हो, इवन बिफोर इट अटेन्स 15 ईयर्स वो फेज आउट हो सकता है। और अगर वो फेल हो जाता है पास करने से कि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट आफ्टर 2 चांसेस, तो व्हीकल ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर्ड होगा वाहन डेटाबेस में, और ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 अक्टूबर 2020 से, मतलब आ चुका होगा अब तक। तो अदर की हाईलाइट्स की बात करूँ रूल्स के, तो यहाँ पे जो व्हीकल के ओनर है वो अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन का व्हीकल का थ्रू ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है एक्ट करेंगे एज अ टेस्ट ओनली फैकल्टी, और ये प्रोवाइड नहीं करेंगे कोई भी सर्विसेज जो रिलेटेड हो रिपेयर ऑफ व्हीकल्स या सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो स्पेयर। ठीक है, हम देखने वाले हैं CSR कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इफेक्ट लाया है कंपनीज CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021, जो कि अमेंड कर रही है कंपनीज एक्ट 2014 को। और यहाँ पे CSR सबको पता ही होगा, लेकिन तब भी जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपनी इंटीग्रेट करती है सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न बिजनेस ऑपरेशंस पे और इंटरेक्ट करती है स्टेक होल्डर्स में। 2012 में कंपनीज एक्ट 2013 ने बड़े सारे चेंजेस लाए थे कंपनीज फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और इनकॉर्पोरेशन में, और एडिशनल सेक्शन आया था सेक्शन 135 जो CSR की ऑब्लिगेशन बनाता है कंपनीज में जो लिस्टेड है इंडिया में। विद दिस इंडिया साथ ही इंडिया पहली कंट्री बन गया था जिसने लेजिस्लेट करा था CSR एक्टिविटीज़ को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वालिफाइंग कंपनी को रिक्वायर्ड था कि वो स्पेंड करे एटलीस्ट 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का टैक्स, जो टैक्स बिफोर टैक्स प्रॉफिट जो टैक्स से पहले आता है। ये इमीडिएटली प्रोसीड करता है 3 फाइनेंशियल ईयर को CSR एक्टिविटीज़ इंडिया में। कंपनीज एप्लीकेबल जो है CSR जिन पे लगेगा वो है एनुअल टर्नओवर जो होगा 1000 करोड़ का या उससे ज़्यादा हो सकता है, उन पे लगता है। सेकेंड है नेट वर्थ होगी 500 करोड़ का या उससे ज़्यादा। नेट प्रॉफिट जो होगा 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। तो CSR एप्लीकेबल है ब्रांच और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स किसी भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में है। वेरियस CSR एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? पहला है एराडिकेट करना है एक्सट्रीम हंगर पॉवर्टी को। सेकेंड है प्रोमोट करना है एजुकेशन को, जेंडर इक्वालिटी को। थर्ड है रिड्यूस करना है मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी को। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एनहांस करना है वोकेशनल स्किल्स को। और सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट में लास्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूट करना है PM केयर्स फंड में या कोई भी फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करा है जो कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। और ये वुमेन के लिए भी है जो और माइनॉरिटीज़ के लिए भी है। 2019 में अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है कुछ कंपनीज को डिपॉजिट करना पड़ेगा अनस्पेंड CSR फंड प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट विद इन द एंड ऑफ फिस्कल ईयर। अब नए एक्ट की बात कर लेते हैं जो अमेंडमेंट 2021 का जो आया है उसमें पहला है एक्सक्लूजन फ्रॉम CSR एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ जो अंडरटेक होती है परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किसी भी कंपनी में, उसमें एक एक्सेप्शन है कि कंपनी जो इंगेज है R&D में, जैसे मतलब जो वैक्सीन बनाने में है या ड्रग या मेडिकल डिवाइसेस में जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे हो रही है वो अंडरटेक है किसी भी एक्टिविटी में रिलेटेड टू कोविड-19 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, 2022 तक या 23 तक वो CSR में एग्जम्प्ट है। सेकेंड एक्टिविटी जो आउटसाइड इंडिया हो रही है एक्सेप्ट ट्रेनिंग ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है वो एग्जम्प्ट है। कंट्रीब्यूशन जो है किसी का भी पॉलिटिकल पार्टी पे हो, ठीक है, वो है। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो बेनिफिट करेगी किसी भी एम्प्लॉयज़ को तो सपोर्ट करती हैं कंपनीज़ को स्पॉन्सरशिप बेसिस पे जो डिराइव करती हैं मार्केटिंग बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स के, उनका बात हो रही है यहाँ पे। CSR स्पेंडिंग की बात करें तो ये कॉज करता है एक्सपोज्ड कॉर्पोरेट्स जो स्ट्रांगली अबाउट एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट के
तो यहाँ पे CSR फंडिंग आप देख सकते हो एजुकेशन में कितनी ज़्यादा है, 39% शेयर है, हेल्थ पे 26 है, रूरल डेवलपमेंट में 11 है, फिर इन्वायरमेंट पे 8 है, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 15-20 का ये है 79,000 करोड़ का। स्टेट वाइज की बात करूँ तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है 20,700 CSR स्पेंड जाता है, करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब 16% जाता है। फिर कर्नाटका 6.2 और गुजरात का 4.9, फिर तमिलनाडु का 4.3 और फिर ओडिशा का, तो टोटल 79,000 करोड़। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एक्टिविटीज़ जो कैरी आउट होती हैं वो फुलफ़िल होती हैं किसी भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो लॉ के अंडर आई है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर दिया यहाँ पे कि जो भी एंटिटीज़ है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे CSR1 फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा जो कि रजिस्टर होगा कंपनीज के साथ फ्रॉम April 1, 2021। एंगेजमेंट जो होगी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिज़ाइन इवैल्यूएशन कैपेसिटी बिल्डिंग मॉनिटर करेगा CSR प्रोजेक्ट, जो कि परमिशन मिलेगी, इनको परमिट मिलेगी। उसके अलावा एनुअल एक्शन प्लान भी होगा। CSR कमिटीज़ जो कंपनीज़ की होगी वो रिक्वायर्ड होगी कि फॉर्मुलेट करे एक्शन प्लान जो कि एनुअल बेसिस पे होगा, और यहाँ पे रिकमेंड करेंगे बोर्ड ऑफ कंपनी का भी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो एक्सीड ना करे 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का मतलब है कि एक्सपेंसेस जो इंकर्ड होते हैं जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन CSR फंक्शन की किसी भी कंपनी में, या एक्सप्लिसिटली जो एक्सक्लूड करे एक्सपेंसेस जो इंकर्ड हो रहे हैं किसी भी डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, एवैल्यूएशन CSR प्रोजेक्ट की। इसके अलावा सरप्लस यूटिलाइज नहीं हो सकता किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, अदर पर्पज़ के लिए। सरप्लस जो है किसी भी प्रोजेक्ट का वो यूटिलाइज नहीं हो सकता किसी भी बिजनेस प्रॉफिट में, और वो री इन्वेस्ट नहीं हो सकता किसी भी सेम CSR प्रोजेक्ट में, या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसके अलावा इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा। किसी भी कोऑपरेशन जो CSR ऑब्लिगेशन है 10 करोड़ की या उससे ज़्यादा की 3 साइडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो रिक्वायर्ड है कि वो हायर करे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कि कंडक्ट करे इनका इम्पैक्ट असेसमेंट, या कोई भी प्रोजेक्ट जो आउटले कर रहा है 1 करोड़ तक का। इसके अलावा मैंडेटरी डिस्क्लोजर CSR प्रोजेक्ट का ये वेबसाइट देखेगा कंपनी की और इंश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी कंपनीज की, और क्लोजर चेक देखेगा कंप्लायंस और रूल्स का। इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अमेंड करता है कंपनीज अकाउंट्स रूल अंडर कंपनीज एक्ट। इसके हिसाब से फॉर्म्स जो मैंडेट है डिस्क्लोज करेंगे इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में, और स्पेंड करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनीज जो मैंडेट है रिकॉर्ड करेंगे ऑडिट ट्रायल्स अकाउंट्स में, और उनका एम यह रहेगा कि वो कार्व आउट करे बैकडेटेड एंट्रीज। इसके अलावा डिस्क्लोज करें एम्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी जो स्टेक होल्डर्स के लिए। नए रूल्स आएंगे 1 अप्रैल 2021 से। लास्ट जो न्यूज़ है वो है कॉपीराइट पे, कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफाई करा है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है जो कि इंडियन लॉ के अंडर दी जाती है क्रिएटर्स को ओरिजिनल वर्क के लिए, कि उन्होंने जो अपना ओरिजिनल कंटेंट दिया है। लिटरली वर्क्स का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो टैबलेट्स या कंपाइलेशन किसी भी कंप्यूटर डेटाबेस का जो कि वर्ड्स में हो, कोड्स में हो या किसी भी स्कीम में हो। सेकेंड है ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क्स पे हो। थर्ड है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो। ये राइट्स इंक्लूड करते हैं राइट टू अडेप्टेशन, राइट टू रिप्रोडक्शन, राइट टू पब्लिकेशन या राइट टू मेक ट्रांसलेशन किसी भी चीज़ों पे। कंपनी राइट रिजीम की बात करो तो इंडिया में कॉपीराइट का जो है वो 2 चीज़ों से कवर होता था, कॉपीराइट एक्ट 1957 और फिर कॉपीराइट रूल्स 2013। तो लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 2016 में हुआ था, कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2016। इंडिया सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज़ का, जिसमें पहला है बर्न कन्वेंशन 1886 जो प्रोटेक्ट करता है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क अंडर इंडियन कॉपीराइट लॉ, जो अप्लाई करता है किसी भी पब्लिश या परफॉर्म जो चीज़ है इंडिया में हुई है रिगार्डलेस वो कहाँ पे क्रिएट हुई है। सेकेंड है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, ये प्रोटेक्शन देता है ओरिजिनल लिटरेसी आर्टिस्ट या साइंटिफिक वर्क को।
और इस प्रोविजन के अंडर कॉन्ट्रैक्टिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक सेट ऑफ मिनिमम राइट्स जो राइटफुल ओनर को है। इसके अलावा ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स। जो ट्रीटी है ट्रिप्स की वो साइन हुई थी एगिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्पॉर्टेंट है 1995 में, ये WTO में आपने पढ़ा भी होगा। प्रोविजन जो ट्रिप्स के हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटेंशन है और रिगरस है नेचर में, और प्रोटेक्ट करते हैं IPR को, जिसमें कॉपीराइट और बड़े सारे राइट्स आते हैं। वीपो कॉपीराइट ट्रीटी 2002 ये भी स्पेशल कन्वेंशन है, एग्रीमेंट है बर्नो कन्वेंशन की, जो अडॉप्ट करती है 96 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को। ये प्रोविजन एक्सटेंड करती है प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट जो कंटेन करते हैं डिजिटल इन्वायरमेंट पे, जो एड्रेस करते हैं ऑन डिमांड और अदर इंटरैक्टिव मोड ऑफ एक्सेस। इसके अलावा VIPO परफॉर्मेंस जो है और फोनोग्राम्स ट्रीटी 2002 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डील आउट करती है बेनिफिशरीज पे जो दो तरह के होते हैं, पर्टिकुलरली जो डिजिटल एनवायरनमेंट पे होते हैं। पहला है परफॉर्मेंस, जैसे एक्टर, सिंगर्स, म्यूजिशियन। सेकंड है आपका जो प्रोड्यूसर्स होते हैं साउंड रिकॉर्डिंग के। जो ट्रीटी है एम्पावर करती है राइट्स ओनर्स और रिकग्नाइज करती है मॉरल राइट्स जो परफॉर्मेंस की होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोवाइड करती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स उनको। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है रोम कन्वेंशन का। रोम कन्वेंशन जो है सिक्योर करता है प्रोटेक्शन जो होती है आपको मिलती है परफॉर्मर्स को, फोनोग्राम्स को, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फोनोग्राम्स के या ब्रॉडकास्ट जो करते हैं। वीपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंशन जॉइंटली जो होता है ILO के साथ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट दिया है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अमेंडमेंट जो है 2021 का वो पैरिटी लाता है रूल्स जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है और इनेबल करता है स्मूथ अडाप्टेशन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, जो कि प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और वर्किंग कॉपीराइट ऑफिस में। इसमें इंटरनेशनल ट्रीटी हम समझ लेते हैं जो हमने डिस्कस करी है। सबसे पहले है बर्न कन्वेंशन, सेकेंड है UCC यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, फिर रोम कन्वेंशन, फिर ट्रिप्स और फिर वीपो। प्रोविजन जो नए अमेंडमेंट में है उसको समझ लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो प्रोविजन लास्ट बिट है इसका, पब्लिकेशन ऑफिशियल गज़ार्ट में। कोई भी नया प्रोविजन जो एलिमिनेट करता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पब्लिकेशन ऑफिशियल गज़ार्ट पे। सेकेंड है रॉयल्टी मैनेजमेंट, ये एम करता है इंक्रीज करता है अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी। नए प्रोविजन लाता है जो डील करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रॉयल्टी जो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रेसेबल पेमेंट पे होती है, मेथड ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टीज़। थर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स, यहाँ पे जो कंप्लायंस है रिक्वायर्ड है कि वो रजिस्टर करे सॉफ्टवेयर वर्क्स को, जो कि रिड्यूस हो गया है। एप्लीकेंट जो है फाइल कर सकते हैं फर्स्ट 10 और लास्ट 10 पेजेस ऑफ सोर्स कोड या इंटायर सोर्स कोड अगर वो लेस देन 20 पेजेस हो, जिसमें कोई ब्लॉक्ड या रिडेटेड पोर्शन ना हो। इसके अलावा एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, कॉपीराइट सोसाइटी रिक्वायर्ड है कि वो ड्रॉ अप करे पब्लिक को एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बनाए जो हर साल होना चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर में, और उसका एम ही है कि री इन्फोर्स करे ट्रांसपेरेंसी जो वर्किंग होनी चाहिए कॉपीराइट सोसाइटीज़ में और कॉपीराइट सोसाइटीज़ में। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें, अमेंडमेंट हार्मोनाइज करता है कॉपीराइट रूल्स को, और जो कि प्रोविजन है फाइनेंस एक्ट 2017 का, जहाँ पे कॉपीराइट बोर्ड मर्ज होता है अपीलेट बोर्ड के साथ। पावर्स टू हाई कोर्ट, नए रूल्स रिप्लेस करता है और ये पावर देता है, पावर किसके फेवर में देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड को पावर देता है फ्रॉम कॉपीराइट बोर्ड। बट ये न्यूली नोटिफाइड ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स आता है, रैशनलाइज करता है और कंडीशंस देता है हाई कोर्ट को जो नए रूल्स उसके फेवर में बना सकते हैं IPAB को फ्रॉम कॉपीराइट बोर्ड। बट जो ड्यू टू न्यूली नोटिफाइड ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स है, रैशनलाइजेशन और सर्विसेज का जो ऑर्डिनेंस है वो अबॉलिश होता है। इसके अंदर जितनी भी पावर है वो वेस्ट मतलब जो आती है वो IPAB के पास आती है, जो कि एक्चुअली हाई कोर्ट के साथ है। ठीक है, टाइम लिमिट भी है यहाँ पे, टाइम लिमिट जो सेंटर जो तय करी गई है सेंटर की, वो रिस्पॉन्ड करेगी किसी भी एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन में है कॉपीराइट सोसाइटी में, एक्सटेंडेड है 180 डेज़ का।
इसी के साथ न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।